हेलो बच्चों, तो अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स का लेक्चर नंबर 10 और पिछले लेक्चर में आपने देखा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। ये जो फिनॉल होता है ना, इसके पास एसिडिक प्रॉपर्टी होती है। अब एसिडिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो आज के वीडियो में हम कवर कर देंगे। जैसे फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक है या उससे कम एसिडिक है, अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है या उससे कम एसिडिक है, फिनॉल के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दें तो उसके एसिडिक नेचर पे क्या फर्क पड़ेगा, और एसिडिक नेचर की वजह से फिनॉल कौन कौन से केमिकल रिएक्शन शो करता है। तो जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लो, एकदम तैयार हो जाओ, नहा धो के एकदम बैठ जाओ, अगल बगल के डिस्टर्बेंसेस को बंद करो। स्टार्ट करते हैं लेक्चर। निकालो कॉपी पेन भाई। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। आइए हेडिंग लगाते हैं, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। देखो मैं ये नहीं कह रहा फिनॉल एसिड है, एसिडिक नेचर है। इसको ऐसे समझो, अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कराएं, अरे भाई कॉपी पेन निकाल लो, नोट ही नहीं कर रहे हो, सोच रहे हो वेबसाइट पे जाएंगे www.physicswala.com, इसके पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर लेंगे। देखो ठीक है वो भी, पर अपने नोट्स बनाओ, सबसे बेस्ट वही होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद आते हैं फिनॉल्स, उसके बाद वाटर और उसके बाद अल्कोहल्स। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से तो ये कमजोर एसिड है, ये तो दिख रहा है, पर अल्कोहल से ये काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि बीच में इनके वाटर की दीवार भी आती है। अब यार ये तो क्वालिटी वाइज हो गया कि ये बड़ा वो बड़ा, कितना बड़ा, कितने गुना स्ट्रॉन्ग है। तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं वैल्यू ऑफ Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। Ka का वैल्यू जितना ज्यादा, एसिड का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा। ठीक है, या हो सकता हो ये दिया हो एग्जाम में Pk, तो Pk का वैल्यू जितना कम, एसिड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। तो यहां तो हम खैर Ka की वैल्यू देख रहे हैं, तो अप्रॉक्स Ka की वैल्यू, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड की वैल्यू, कार्बोक्सिलिक एसिड की 10 की पावर -5 काफी बड़ी है, फिनॉल्स की 10 की पावर -10, इससे 10 की पावर 5 छोटा, वाटर का 10 की पावर -14 और अल्कोहल का 10 की पावर -18। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, 10 की पावर -17 भी हो सकता है, -16, -19 आसपास चल सकता है। तो ये कंपैरिजन है एसिडिक स्ट्रेंथ का। अगर आप ध्यान से देखो तो फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड से 10 की पावर 5 गुना छोटे हैं, कमजोर है, और अल्कोहल से कंपेयर करो तो 10 की पावर 8 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो अल्कोहल से काफी बेहतर एसिड है और फिनॉल से काफी, कार्बोक्सिलिक एसिड से काफी कमजोर एसिड है। इसको कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड से कंपेयर नहीं करना, चाहे इस पे जो भी सब्स्टिट्यूएंट वगैरह लगा हो। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसके कंपैरिजन में नोट कर लो। ठीक है, चाहे जो सब्स्टिट्यूएंट लगा दो फिनॉल में, इससे नहीं जीतेगा। नोट करें पॉज करके, नोट कर लिया। अब एक बड़ा खूबसूरत सवाल बनता है कि ये जो फिनॉल है ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। फिनॉल का जो स्ट्रक्चर होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो वो H+ लूज ही क्यों कर रहा? भाई कोई चीज स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो उसमें से H+ क्यों निकल रहा? बढ़िया सवाल है, नोट कर लिया इसको। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि मान लो यहां फिनॉल हम बना लेते हैं, ये रहा अपना फिनॉल, टुर 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 OH, ये ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर। ये जो स्पीशीज है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। जब ये स्टेबल है तो ये इस तरह से H+ का आयन क्यों लूज कर रही है? ये इसमें से H+ निकल ही क्यों रहा है अगर ये स्टेबल है? तो इसको समझते हैं, ये एग्जाम में सवाल बन सकता है कि व्हाई फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। व्हाई फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर,
क्यों H+ लूज कर रहा है जबकि ये अपने आप में रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो इसके लिए जरा रेजोनेंस देखना पड़ेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको रेजोनेंस बहुत अच्छे से आता होगा। क्लास 11th का नहीं आता, चलो जल्दी सिखाते हैं। फिनॉल का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लो, थोड़ा छोटा बनाते हैं। टुर 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 देखो यहाँ पे क्या है, इसके पास लोन पेयर, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। इसको बोलते हैं कंजुगेशन। जहां होता है कंजुगेशन वहां होता है रेजोनेंस। कैसे होगा, देखो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है अपने इलेक्ट्रॉन को रिंग में ढकेलने की, मेसोमेरिक इफेक्ट प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट, अपने इलेक्ट्रॉन को रिंग में ढकेलने की। तो इन इलेक्ट्रॉन को ये यहां उतारेगा। अब जैसे ही इन इलेक्ट्रॉन को यहां उतारेगा ये वाला कार्बन गड़बड़ा जाएगा, कहेगा यार ऑलरेडी 1 2 3 4 बॉन्ड बना के बैठे हैं और तुम ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा भेज रहे हो। भाई इस कार्बन को देखो, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, 4 बॉन्ड है और प्लस ये बॉन्ड अलग से आने वाला है। तो इसने क्या कहा इन इलेक्ट्रॉन से कि तुम आगे बढ़ो, बस ऐसे ही आगे बढ़ाते चलो, रेजोनेंस हो जाएगा। देखो जरा, ऐसे हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं एरो बना के कि इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड एज इट इज, ये वाला बॉन्ड एज इट इज, ये इलेक्ट्रॉन घूम के आगे आ गए यहाँ पे और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ उतार दिए, तो डबल बॉन्ड और H। ठीक है, मैं बचे हुए लोन पेयर नहीं दिखा रहा, एक लोन पेयर बचा है बट उसको हम शो नहीं कर रहे, यहाँ लोन पेयर उतर गया। खैर, तो ऑक्सीजन ने अपने वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन उतारा है, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज। भाई अपना खुद का इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी ने, तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन दोनों इस कार्बन पे आ गए थे, इसके ऊपर माइनस। देखो खास बात ये होती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में नेट चार्ज सेम होता है, नेट चार्ज सेम। इस पे नेट चार्ज कितना है, 0। नेट चार्ज इस पे भी 0, प्लस और माइनस मिला के। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी खत्म थोड़ी ना हुई कहानी। अब क्या करना है, इसी इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज करना है। क्या करना है, डीलोकलाइज। एक जगह रुका हुआ है, बढ़ाते जाओ, डीलोकलाइज। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भागे, इस कार्बन को परेशानी होगी, इसने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ भगाया। भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे इस कार्बन के, फिर 1 2 3 और एक हाइड्रोजन लगाया, 4 बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन के आने से 5 हो रहा होगा, तो उसने इस इलेक्ट्रॉन को आगे घुमा दिया। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, देखते जाओ। देखते जाओ। ऊपर तो छेड़ो ही मत, जो बना है बना दो, OH+। नीचे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये बॉन्ड ऐसे बना है। नेक्स्ट क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आना चाहेंगे, तो इस इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को आगे भागना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। समझ में आ रहा है रेजोनेंस? क्या होगा, ये वाला बॉन्ड एज इट इज बना दो, ऊपर जो बना है एज इट इज बनाओ, अभी उसको छुओ भी मत। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो यहाँ पे बॉन्ड बना और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ चला गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आना चाहेंगे, इस कार्बन को परेशानी होगी, 1 2 3 4 बॉन्ड है इसके पास, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो कहेगा कि तुम ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लो। तो लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, दिख रहा है नीचे, थोड़ी जगह की कमी माफ करना हमें, OH। ये बना आखिरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बोलो समझ में आया? ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ उतरे, ये इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन पे गए, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन्स वापस मिल गए एज सेम ये 2 लोन पेयर। एक लोन पेयर सभी स्ट्रक्चर्स में हम उसको शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला तो सब में बना हुआ है। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं जरा गिनो, 1 2 3 4 5। अरे बहुत होता है। किसी स्पीशी के अगर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं देन इट इज वेरी वेरी स्टेबल स्पीशी। ये बहुत स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। लिखो क्या है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। एनसीईआरटी में भी ये बात बताई है, हमें बताइए वहां पे भी कि इसके पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, फिर भी H+ लूज कर रहा है। ऐसा क्यों? मतलब ये जो बन रहा है, ये जो स्पीशीज को हम बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? फिनॉक्साइड आयन। ये जो स्पीशी बन रही है ये भी डेफिनेटली काफी स्टेबल होगी, तभी तो इधर से इधर जा रहा है रिएक्शन। ये क्या है अपना, ये तो फिनॉल है। फिनॉल के पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, बढ़िया स्टेबल कंपाउंड है। ये कैसा कंपाउंड है? स्टेबल। और ये क्या है? फिनॉक्साइड आयन। और इसके बारे में भी देखते हैं, रेजोनेंस तो इसमें भी होगा ही होगा, और इसका रेजोनेंस चेक करते हैं। O-। बाकी 2 लोन पेयर में नहीं दिखा रहा, ये वाले मैं सिर्फ वो देख रहा हूं जो माइनस आया। माइनस क्यों आया? क्योंकि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको देकर गया, तभी तो H+ निकला है।
तो अब क्या हुआ, ये फिर से प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट, अपने इलेक्ट्रॉन्स को ये रिंग में डालना चाहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आगे बढ़ेंगे पाई बॉन्ड वाले, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते जाइए। देखो ये डबल बॉन्ड ओ, अच्छा इस बार ओ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, उसको उतारा है। पिछली बार देखो वो न्यूट्रल था, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस आ गया, ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है, ये तो चाहता है ये नेगेटिव चार्ज जाए, तो नेगेटिव चार्ज चला गया, डबल बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ गए। ध्यान से देखो दोनों पे नेट चार्ज सेम है, इस पे नेट चार्ज कितना है -1, इस पे नेट चार्ज कितना है -1। अगले स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे, तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए, डबल बॉन्ड ओ पे कोई प्लस चार्ज नहीं आएगा। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं? क्योंकि ओ पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, उसी इलेक्ट्रॉन को उसने आगे बढ़ाया है ना, नेगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन दे दिया तो न्यूट्रल हो गया। फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़े, ये पाई बॉन्ड आगे बढ़ा यहाँ, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये यहाँ भागेंगे, ये यहाँ भागेंगे, तो अगला स्ट्रक्चर इसके नीचे चलिए बना लेते हैं। अगला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड बनाइए, ये इलेक्ट्रॉन्स घूम के यहाँ आए इलेक्ट्रॉन, यहाँ डबल बॉन्ड हो। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आना चाहेंगे, ये पाई बॉन्ड वापस भाग जाएगा, जैसे यहाँ हुआ था, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए, पाई बॉन्ड वापस भागा, तो फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो इसका बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये बॉन्ड बना दो, ये बॉन्ड बना दो, छी हाँ, और ये यहाँ पे बॉन्ड आ गया और O माइनस, बोलो समझे, वापस इलेक्ट्रॉन गए तो ऑक्सीजन पे फिर से माइनस आ गया। तो ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसके, फिनॉक्साइड आयन के। कितने हैं, 1 2 3 4 5। बड़ी दुविधा कि फिनॉक्साइड आयन के पास भी क्या है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, इसके पास भी क्या है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, यानी ये भी स्टेबल होगा। तो अब आता है कंपैरिजन कि भाई कौन ज्यादा स्टेबल है। तो देखा गया कि फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल थे। देखो रेजोनेंस में स्टेबिलिटी कंपेयर करने का सबसे पहला तरीका होता है कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लो। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोनों के बराबर हैं, इसके भी 5 इसके भी 5 बराबर। दूसरा तरीका होता है कि ये देख लो किसमें चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। डीलोकलाइजेशन मतलब चार्ज लोकलाइज नहीं है। लोकलाइज क्या होता है, जैसे तुम हो घर पे बैठे हो सारा दिन कोई काम नहीं कर रहे हो तो इसको बोलते हैं लोकलाइज, है ना। डीलोकलाइज कौन है, आपकी मम्मी है, दिन भर काम कर रही है, इधर से किचन जा रही है, फिर यहाँ पे ये सफाई कर रही है, फिर आके तुमको ढाट ढाट पीट रही है, तो वो डीलोकलाइज है। और तुम पड़े हुए हो अपने बेड पे या अपनी टेबल पे, तुम लोकलाइज्ड हो। तो जो चीज डीलोकलाइज्ड होती है वो चीज ज्यादा स्टेबल होती है ना। मम्मी लोग ज्यादा स्टेबल होते हैं। डीलोकलाइज हर जगह बिखर जाता है, नेगेटिव चार्ज हर जगह बिखर गया, इसमें भी नेगेटिव चार्ज हर जगह। तो जो डीलोकलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट आर मोर स्टेबल, तो इसमें भी डीलोकलाइजेशन है, इसमें भी डीलोकलाइजेशन है। तीसरी चीज होती है चार्ज सेपरेशन। अगर किसी में चार्ज सेपरेशन है तो वो अनस्टेबल स्पीशी होगा रेजोनेंस कंपेयर करने के लिए। यहां देखो, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन दिख रहा है आपको, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है ना। 1 2 3 स्ट्रक्चर में ऐसा हो रहा है। यहाँ क्या है, एक वैकेंट ऑर्बिटल और यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो ये इसको हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहेगा, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल हमेशा अनस्टेबल रहेगा। सो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल, of phenoxide ion are more stable because there is no charge separation। यहाँ पे सिर्फ delocalization of electron है। क्या है, delocalization of negative charge बोल सकते हैं। यहाँ पे delocalization है, नेगेटिव चार्ज एक जगह रुका नहीं, कभी यहाँ आया, कभी यहाँ था, कभी यहाँ आया, कभी यहाँ गया, कभी यहाँ आया। और यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज तो डीलोकलाइज्ड है, पर साथ में क्या है, सेपरेशन ऑफ चार्ज। क्या है इसमें, सेपरेशन ऑफ चार्ज। और अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कहीं सेपरेशन ऑफ चार्ज दिखता है, देन दोज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर अनस्टेबल कंपेयर्ड टू दोज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन व्हिच देयर इज नो सेपरेशन ऑफ चार्ज। तो इस वजह से फाइनली इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल निकला फिनॉक्साइड आयन, मोर and this is less stable।
अब कहानी समझ में आ रही है कि क्यों फिनॉल H प्लस लूज करता है, क्योंकि इस तरफ की स्पीशीज ज्यादा स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में व्हाई, तो बिकॉज ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्ज इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। नोट करें, 5-5 दोनों के थे, बराबर थे, डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों में था, बट इसमें चार्ज सेपरेशन की वजह से वैकेंट ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में लगातार अट्रैक्शन लगेगा, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल हो जाएगा। नोट करें, पॉज करके नोट कर लें। पॉज करके नोट कर लें। कर लिया? मिटाए? बहुत बढ़िया। तो बात यही थी कि फिनॉक्साइड आयन में भी रेजोनेंस है, फिनॉल में भी रेजोनेंस है, दोनों के 5-5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बट विच इज मोर स्टेबल? फिनॉक्साइड आयन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल, क्योंकि उसमें सिर्फ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज है, और फिनॉल में क्या है? सेपरेशन ऑफ चार्ज है। चलिए यहां पे ये एक बात क्लियर हो गई कि फिनॉल एसिडिक क्यों होते हैं। अब बात आती है कि सब्स्टिट्यूएंट के आने से फिनॉल के एसिडिक नेचर पे क्या असर पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। अब यार मैं एकदम क्लियर बोल देता हूं, अगर आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे समझना है तो आपको जाना होगा, वीडियोस देखने होंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिजिक्स वाला। क्लास 11 में जीओसी हमने पढ़ाई थी, वहां हमने आपको इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन ये सब पढ़ाया था, और उन सब में हमने आपको एसिडिक नेचर निकालना सिखाया था। इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, वहां पे हमने आपको बताया था कि एसिडिक नेचर बहुत से फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो आज हम उस लेक्चर्स की समरी लिखेंगे, हम बहुत डेप्थ में नहीं बताएंगे ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। वो देखना है तो जीओसी के लेक्चर्स यूट्यूब पे टाइप करो, जीओसी फिजिक्स वाला, इंडक्टिव इफेक्ट फिजिक्स वाला, मेसोमेरिक इफेक्ट फिजिक्स वाला, हाइपर कॉन्जुगेशन फिजिक्स वाला, वहां पे एसिडिक नेचर की भरपूर बातें की है। तो आज उनकी समरी बताएंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात सुनो, अगर कोई -I और -M ग्रुप आपको मिलता है, -I- ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मिलता है बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ, ठीक है, बेंजीन रिंग में जुड़ा हुआ, अगर आपको ऐसा ग्रुप मिलेगा तो दे विल ऑलवेज इंक्रीज एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। -I -M मिलेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ा देगा। ठीक है, कैसे देख लो जरा। अच्छा, मान लो ये फिनॉल है और ये कोई ग्रुप लगा है X जो कि -I या -M है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हेलोजन हो गया, NO2 हो गया, CN हो गया, लिस्ट बहुत लंबी। ठीक है, अपना CHO हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप हो गया, COH हो गया, कीटोन का ग्रुप हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया। समझ रहे हो, बहुत से ग्रुप्स हैं ऐसे जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर सके। अच्छा, अब क्या हुआ, मान लो इसने H+ लूज किया, H+ लूज किया, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। अब ये स्पीशीज स्टेबल कब होगी? ये स्पीशीज स्टेबल तब होगी जब इन इलेक्ट्रॉन्स को कोई डीलोकलाइज कर दे। इलेक्ट्रॉन एक जगह रुके रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वहां पे बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल अनस्टेबल। मैंने कहा ना, जहां डीलोकलाइज वो ज्यादा स्टेबल। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हुए, कैसे ग्रुप हुए? EWG। कौन से? EWG, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हुए, तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, है ना। ये मैंने दिखाया आपको रेजोनेंस के थ्रू। हो सकता है बिना रेजोनेंस के सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से अट्रैक्ट करें। रेजोनेंस से अट्रैक्ट करते हैं तो हम बोलते हैं -M, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से अट्रैक्ट करते हैं तो -I। कुछ ग्रुप दोनों से करते हैं, कुछ एक से करते हैं। ठीक है, इन एनी केस अगर ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है तो ये क्या करेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, और खींचने से चार्ज हो जाएगा डीलोकलाइज,
जिसकी वजह से ये स्टेबल हो जाए। ये स्टेबल हुआ तो फिनॉल इस तरफ और आएगा, मतलब H+ और रिलीज होंगे, मतलब एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। समझ? इसका एसिडिक कैरेक्टर तभी बढ़ेगा जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाने लगे, H+ लूज करने लगे। फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये तभी जाएगा जब ये स्पीशीज स्टेबल हो। ये स्पीशीज स्टेबल तभी होगी जब नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो। नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट तभी होगा जब ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले। अगर रेजोनेंस के थ्रू खींचता है तो मेसोमेरिक इफेक्ट -m, और अगर सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से पुल करता है तो -I इफेक्ट। अब सुन लो, ऐसा देखा गया कि ये इफेक्ट ज्यादा तब होता है जब ये ग्रुप ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे हो। ऑर्थो पैरा समझते हो ना, ये होती है ऑर्थो, ये होती है पैरा, और ये ऑर्थो। तो अगर ग्रुप ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे लगा है तो ये इफेक्ट ज्यादा होगा। ठीक है, इफेक्ट इज मोर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। मेटा पे भी होगा बट ऑर्थो पैरा जितना नहीं होगा। सेम कहानी हो जाएगी +I और +M ग्रुप के लिए। अब तो खुद ही समझ गए होंगे, मतलब कौन से ग्रुप? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे? डिक्रीजेस एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। कहानी सेम है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते तो इलेक्ट्रॉन को और पुश करते। डोनेटिंग मतलब इलेक्ट्रॉन को पुश करने वाले, डोनेट करते, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देते, इलेक्ट्रॉन और ज्यादा दे देते, बढ़ा देते तो ये अनस्टेबल हो जाता। अनस्टेबल हो जाता तो इस तरफ रिएक्शन नहीं आता, तो H+ कम लूज होता और एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज कर जाता। समझ में आ गया होगा एकदम, है ना? यही जो X है, यही X अगर +I, या यही X अगर EDG होता, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता, तो ये क्या करता? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन इंक्रीज कर देता, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देता, जिसकी वजह से फिनॉक्साइड आयन, और फिनॉक्साइड आयन क्या हो जाता? अनस्टेबल हो जाता। अब भाई साहब ये अनस्टेबल हो जाएगा तो रिएक्शन इस तरफ नहीं आएगा और एसिडिक नेचर डिक्रीज कर जाएगा। इसके लिए भी ये बात ट्रू है कि इफेक्ट इज मोर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। दोनों ही इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ज्यादा होते हैं। यदि ऑर्थो और पैरा पे कोई +I या +M ग्रुप लग गया तो उसका एसिडिक कैरेक्टर बर्बाद हो जाएगा, और -M-I लग गया तो एसिडिक कैरेक्टर में निखार आ जाएगा। ये एकदम बर्बाद कर देते हैं एसिडिक नेचर। कहां पे बर्बाद करते हैं? ऑर्थो पैरा पे लगकर। मेटा में भी करते हैं, ऑर्थो पैरा पे सबसे ज्यादा। +I +M क्या हो गए? जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, ऐसे ग्रुप है ना, जैसे OH अपने आप में ही एक +I ग्रुप है और +M भी है। जैसे अपने OCH3 हो गया, ईथर ग्रुप जो हो गया, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, एल्कोक्सी ग्रुप जिसको बोलते हो, वो हो गया, है ना। जैसे NH2 हो गया, इनके पास लोन पेयर है, जहां लोन पेयर दिखे वो अपने आप +M ग्रुप हो जाता है। ठीक है, +I में जैसे अपना सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अल्काइल ग्रुप का। ठीक है, 1 डिग्री अल्काइल, 2 डिग्री अल्काइल, 3 डिग्री, साथ में हाइपर कॉन्जुगेशन भी होता है, इसीलिए ये बात लिखी हुई है। इफेक्ट इज मोर एट ऑर्थो, ये समरी आज की, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। चलिए बात करते हैं, नोट कर लें इसको। यहीं पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता तो क्या हो जाता? इधर इलेक्ट्रॉन को पुश करने लगता। नोट कर लें। चलिए देखते हैं। ओके, आइए इसमें हम 3 क्वेश्चन आपको कराएंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और उससे ज्यादा जानना है तो मैंने आपको बता दिया कहां जाना है, जीओसी के लेक्चर्स में जाना है। तो सर्वप्रथम सवाल हम आपको देने वाले हैं, ये रहा। देखो एनसीईआरटी का ही सवाल देते हैं। आप एसिडिक नेचर कंपेयर करो इन कंपाउंड्स का।
आप इन कंपाउंड्स का एसिडिक नेचर कंपेयर करो। पहला वाला है फिनॉल, दूसरा वाला है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, तीसरा वाला है मेटा नाइट्रोफिनॉल और चौथा वाला है पैरा नाइट्रोफिनॉल। पॉज करके ट्राई कर लो जरा एक बार। NO2 माइनस IB है और माइनस MB है। चलो NO2 क्या है? NO2 माइनस IB है और माइनस MB है, यानी एसिडिक नेचर को इंक्रीज करेगा। चलो अब बताओ, हो गया? हो गया होगा। माइनस IB है, माइनस MB है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा फिनॉक्साइड आयन के, जिससे कि फिनॉक्साइड आयन और स्टेबल होगा, जिससे और ज्यादा H+ लूज होगा, है ना। ऐसे चेक करो कि इसमें से जब H+ निकल गया तो ये बना, इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा और खींचने की वजह से ये कंपाउंड स्टेबल होगा, जिसकी वजह से OH फिनॉक्साइड में चेंज होगा। हाँ, अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा कहाँ इफेक्ट होता है? ऑर्थो एंड पैरा पे। तो ऑर्थो एंड पैरा को सबसे पहले उठा लो। सबसे ज्यादा इफेक्ट ऑर्थो पैरा पे, तो सबसे ज्यादा ऑर्थो पैरा पे खींचेगा, सबसे ज्यादा एसिडिक ऑर्थो पैरा, यानी कि D और B। तो पहले नंबर पे या तो D होगा या तो B होगा। अब बताओ इन दोनों में से कौन जीतेगा? देखो B में एक प्रॉब्लम है, ऑर्थो में क्या है कि हर जगह नहीं, इस वाले में इन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल देयर विल बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है साफ साफ, OHNO डबल बॉन्ड हो, ये हो गया नाइट्रो, ठीक है। ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ध्यान से देखो, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब होती है जब हाइड्रोजन फोन से जुड़ा हो, फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, सामने का ऑक्सीजन हो। अब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, ये H+ का निकलना थोड़ा टफ हो जाएगा, बहुत टफ नहीं होगा, थोड़ा टफ हो जाएगा व्हेन कंपेयर टू दिस। इसमें ये बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, बहुत दूर है ना। सो इन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल देयर विल बी H बॉन्डिंग, और एक्सपेरिमेंटली भी पता चला कि ये उससे कम एसिडिक है। सारी कहानी लास्ट में एक्सपेरिमेंटल होती है। लास्ट में Ka या pKa की वैल्यू देख लेते हैं। जिसके pKa की वैल्यू सबसे कम, जिसके pKa की वैल्यू pKa बोल रहा हूं, इसके pKa की वैल्यू सबसे कम, वो सबसे बढ़िया एसिड। तो एक्सपेरिमेंटली भी देखा गया कि सबसे ज्यादा एसिडिक है पैरा नाइट्रोफिनॉल इन सब में। उसके बाद नंबर आया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। थोड़ा सा मैंने रीजन भी बताया कि ऑर्थो क्यों पैरा से हार गया, जबकि दोनों जगह इफेक्ट ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी H बॉन्डिंग में हाइड्रोजन थोड़ा फंस जा रहा है। इसके बाद आया मेटा नाइट्रोफिनॉल, इफेक्ट तो यहाँ पे भी है, थोड़ा सा कम है शायद। और लास्ट में आया फिनॉल। बाकी अब जो भी ABCD ऑर्डर है, ये कहां पे है? D पे है, ये कहां पे है? C पे है, ये कहां पे है? मेटा, सॉरी, ये कहां है? B पे है, मेटा कहां है? C पे है। सो दिस इज द ऑर्डर D B C। अगर आपने यही किया था बहुत बहुत बधाई। और मैं बता रहा हूं फाइनल आंसर किसके बेसिस पे है? pKa की वैल्यू पे है। जिसका pKa सबसे कम वो उतना ज्यादा एसिडिक। तो हमने सबकी pKa वैल्यू भी चेक की है, यही आंसर आता है। इसका सबसे कम pKa, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका। नोट करें फाइनल आंसर pKa पे। बाकी तो थ्योरी है, कहानियां हैं पीछे की, ऐसा हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा। क्लियर है? इसको नोट कर लें। नाइट्रोफिनॉल का केस, सबसे आगे पैरा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा। इनमें डिफरेंस ज्यादा नहीं, बहुत कम है, बट स्टिल। चलिए अगला सवाल देते हैं आपको, मिटा रहे इसे। ओके, फाइनल जजमेंट किससे आ रहा है? एक्सपेरिमेंट से आ रहा है, मैं बता रहा हूं सब सब। चलिए एक और एग्जांपल आपको देते हैं हम, सेकेंड एग्जांपल। फिनॉल, ऑर्थो मिथाइल फेनॉल, मेटा मिथाइल फिनॉल, पैरा मिथाइल फिनॉल। चलिए बताइए। CH3 इज अ प्लस I ग्रुप,
प्लस आई ग्रुप, साथ में यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो सकता है, प्लस आई ग्रुप। प्लस आई क्या करेगा, प्लस आई क्या करेगा, सोचो किसी में भी, यहां से H प्लस निकलेगा, इस पे माइनस आएगा, प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और बढ़ेगी, बढ़ेगी तो ये अनस्टेबल हो गया और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इकट्ठा हो गया, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, अनस्टेबल हुआ तो ये बनना नहीं चाहेगा, यानी फिनॉल इसमें चेंज होना नहीं चाहेगा, एसिडिक कैरेक्टर कम होगा। ठीक है, तो जहां पे प्लस आई प्लस एम मिलता है वहां पे एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, और जहां पे माइनस आई माइनस एम वहां पे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से, चलो इफेक्ट सबसे ज्यादा कहां पे होगा, ऑर्थो एंड पैरा पे, यानी सबसे कम एसिडिक ऑर्थो पैरा। इस बार उल्टा ना, इस बार एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है ना, प्लस आई से क्या हो रहा है, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है ना, तो ऑर्थो पैरा पे इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, यानी सबसे कम एसिडिक ऑर्थो पैरा। अब उसमें से भी कम कौन, इन दोनों में से भी ज्यादा कम कौन कर रहा है, तो इस बार कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो नहीं सकती है ना, हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा, यहाँ किससे जुड़े जाके, वहां सामने O माइनस दिख रहा था, यहाँ देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसलिए ऑर्थो पैरा बराबर से कमजोर पड़ गया, तो सबसे कम इस बार ऑर्थो और पैरा दोनों, तो ऑर्थो मिथाइल फिनॉल करीब करीब बराबर पैरा मिथाइल फिनॉल, ये दोनों लीस्ट एसिडिक हो गए, एसिडिक कैरेक्टर कम कर रहा है प्लस आई इफेक्ट, तो ये लीस्ट एसिडिक, और सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां पे, ऑर्थो पैरा पे। इसके बाद कौन आएगा, ये, इसमें भी कम हो रहा होगा, और ये नॉर्मल है, समझ रहे हो, इस बार नॉर्मल से पीछे चले गए, फिनॉल तो था, इसने एसिडिक कैरेक्टर कम किया, इसने एसिडिक कैरेक्टर कम किया, इन दोनों ने और ज्यादा कम कर दिया। तो इसके बाद आएगा मेटा मिथाइल फिनॉल, इसको कई लोग किताब में ऐसे भी लिखते हैं कि ऑर्थो हाइड्रोक्सीटोलिन, पैरा हाइड्रोक्सीटोलिन, देखो यहाँ पे ऑर्थो पे, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी, और पूरा स्ट्रक्चर किसका है, टोलिन का, इसको बोलते हैं कि पैरा पे हाइड्रोक्सी, यहां से देखो पैरा पे हाइड्रोक्सी, पूरा स्ट्रक्चर टोलिन का, इसको बोलते हैं मेटा पे, इसके रिस्पेक्ट में मेटा पे हाइड्रोक्सी टोलिन। खैर, और लास्ट में आ जाएगा फिनॉल। इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, फिनॉल है, क्योंकि यार CH3 लगाते ही एसिडिक कैरेक्टर गिर गया, सबसे ज्यादा किसमें गिरा, ऑर्थो और पैरा में, इसमें कम गिरा। नोट कर लें, यहाँ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं, इसलिए दोनों की वैल्यू जब देखी गई pKa की सेम आ रही। एक और सवाल करेंगे क्या, इसका एक सवाल जेई 2013 मेंस में आया था, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल पे, करा देते हैं, इसको नोट करें। जेई मेंस 2013 में एक सवाल था इसका, आइए देखते हैं उसे। तीसरा सवाल, JEE मेंस 2013, एसिडिक नेचर में इसको अरेंज करना है एसिडिक ऑर्डर में, OH CH3। अब ये पोजीशन बेसिस पे नहीं है, अभी तक पोजीशन बेसिस पर करा रहे थे, ये अलग अलग ग्रुप के बेसिस पे, OCH3 NO2 अब यहाँ आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए जीओसी की, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। एक बात समझ लो कि मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा होता है इंडक्टिव से हर केस में, मतलब ये डोमिनेट करता है मेसोमेरिक इंडक्टिव। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं कि CH3 आपका प्लस आई ग्रुप है, OCH3 आपका प्लस M ग्रुप है, माइनस आई भी है, बट जो इसका मेन है वो प्लस M होता है। NO2 माइनस M माइनस आई दोनों है, पर जो मेन है वो माइनस M है। Cl माइनस आई और प्लस M होता है, बट ओवरऑल माइनस आई आता है, ये एक्सेप्शनल केस है, ये सब बड़ा डिटेल में समझाया था हमने जीओसी में। हमेशा क्या होता है, मेसोमेरिक इंडक्टिव से ज्यादा होता है, जैसे यहां भी फाइट है, ये प्लस M है, देखो इलेक्ट्रॉन उतारना चाह रहे हैं, साथ में माइनस आई है क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट जीतता कौन है, M इफेक्ट, हमेशा M इफेक्ट ही जीता है। ये माइनस M है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचते हैं रेजोनेंस के थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, यहां से ये खींचेगा, फिर यहां से बॉन्ड को ये खींचेगा, तो रेजोनेंस के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, इसलिए माइनस M, ठीक है। और ये NO2 में N बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए माइनस I भी होते हैं, बट मेन इफेक्ट देखो तो इसका माइनस M, ये एक्सेप्शनल है, माइनस I है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से खींचता है,
और लोन पेयर की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करना चाहता है प्लस m। तो यहाँ पे पहली बार होता है कि इंडक्टिव इफेक्ट जीतता है। क्या छोड़ो तुम गोली मारे दुनिया, ये फाइनल इफेक्ट है। अब आप आंसर बताओ। पोजीशन सबकी सेम ही है इस बार, फाइनल इफेक्ट ये है। चलो गोला बनाते हैं इसमें। तो यार ये देखो कि एसिडिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा। ये दोनों तो डिक्रीज करते हैं, इनको गोली मारो। ये दोनों का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, -m और -i एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाते हैं। और पोजीशन को लेके यहाँ पे कोई डाउट है नहीं, सब में पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है। देखो यहाँ पे भी पैरा मिथाइल है, पैरा मिथॉक्सी है, पैरा नाइट्रो है, पैरा क्लोरो है। अब -m और -i एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाते हैं, तो इन्हीं दोनों में से किसी का सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा। किसका सबसे ज्यादा होगा? इसका, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव पे डोमिनेट करता है। खैर इसका -iv इससे ज्यादा होता है, क्या सोचना। सो फाइनली यू गेट व्हाट, इसको नाम दे दें A B C D। तो सबसे ज्यादा एसिडिक हुआ C, उसके बाद हुआ D, क्योंकि -m -i दोनों क्या करते हैं? एसिडिक नेचर को इंक्रीज करते हैं। ज्यादा कौन इंक्रीज करता है? मेसोमेरिक। मेसोमेरिक बड़ा इफेक्ट होता है। इसके बाद ये दोनों क्या कर रहे होंगे? एसिडिक नेचर को डिक्रीज कर रहे होंगे। ज्यादा कौन डिक्रीज करेगा? दोनों डिक्रीज कर रहे होंगे। ज्यादा कौन डिक्रीज करेगा? मेसोमेरिक। तो ये गया लास्ट में B और बीच में C। बोलो क्लियर? सॉरी A। ये दोनों एसिडिक नेचर को डिक्रीज कर रहे हैं। ये ज्यादा डिक्रीज कर देगा, ये लीस्ट एसिडिक होगा इन सब में, और ये मोस्ट एसिडिक। ये दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, मेसोमेरिक से ज्यादा इंक्रीज, और दोनों डिक्रीज कर रहे हैं, मेसोमेरिक से ज्यादा डिक्रीज हो। ये ऑर्डर बनेगा। जेईई मेंस 2013 में सवाल पूछ चुके हैं। क्लियर है? चलिए अब हम चलते हैं कि क्या क्या रिएक्शन फिनॉल दिखाता है ड्यू टू एसिडिक नेचर। केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, केमिकल रिएक्शंस। कौन कौन से केमिकल रिएक्शन शो करता है जिससे ये बात साबित होती है कि फिनॉल एसिडिक इन नेचर है। तो जैसे अल्कोहल रिएक्ट करता था एक्टिव मेटल से, वैसे ये भी रिएक्ट करते हैं विद एक्टिव मेटल्स। देखो सभी एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि एक्टिव मेटल से रिएक्ट करो और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करो। जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। तो जितने भी अपने एसिड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी है कि एक्टिव मेटल से रिएक्ट करो और हाइड्रोजन को। तो हमने देखा फिनॉल भी ये रिएक्शन देता है, जो कि ये बात साबित कर रहा है कि फिनॉल एसिडिक है। सोडियम के साथ रिएक्शन कराया, बड़ा एक्टिव मेटल लेना पड़ा, बड़ा एक्टिव लेना पड़ा, इतना कोई बहुत बड़े एसिड तो है नहीं। तो क्या निकला यहां से? हमने देखा कि फिनॉल ने अपना H लूज कर दी और उसकी जगह Na एटम आके चिपक गया और H प्लस बाहर निकल गया, तो उसको हम H प्लस नहीं लिख रहे, H2 है ना, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई इसमें से। तो H2 कैसे आ रहा है? यहाँ पे 2 लगा लो, 2 फिनॉल के हमने मॉलिक्यूल लिए, एक से एक H, एक से एक H, H2। इसके लिए 2 सोडियम के मॉलिक्यूल और यहाँ पे 2 सोडियम फिनॉक्साइड बना, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। क्लियर है? क्या दिखा रहा है? एसिडिक नेचर। एसिडिक एसिड एक्टिव मेटल से रिएक्ट करते हैं तो एसिड से हाइड्रोजन निकलता है। दूसरा रिएक्शन जो ये दिखाता है वो है विथ एल्कलीज। अब ये रिएक्शन अल्कोहल्स नहीं देते, NaOH और KOH के साथ रिएक्शन। ये रिएक्शन अल्कोहल्स नहीं देते। एसिड प्लस बेस का रिएक्शन, एसिड प्लस एल्कली का रिएक्शन। बताओ क्या होगा? यहां से OH, यहां से H, यानी वाटर निकलेगा और क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। तो एकदम मतलब कैरेक्टरिस्टिक एसिड वाला रिएक्शन, एकदम चिन्हित एसिड वाला, एकदम ठप्पा मार एसिड। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। बट ये रिएक्शन अल्कोहल्स नहीं देते। अल्कोहल्स डू नॉट शो दिस रिएक्शन as they are weaker acid than water। अल्कोहल पानी से कमजोर एसिड है, इसलिए ये रिएक्शन शो नहीं करते। एंड फिनॉल्स डू शो दिस रिएक्शन as they are stronger acid than water। ये रिएक्शन प्रूव करता है
कि फिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक, उसके बाद वाटर और उसके बाद अल्कोहल्स। अल्कोहल्स इसमें से OH माइनस आयन नहीं निकाल पाते। क्लियर है? एक्चुअल में इसमें से नहीं निकलता, वाटर के मॉलिक्यूल से निकलता है, डाइल्यूट एल्कली है ना, ये हेल्प करते हैं वाटर से OH माइनस निकालने में। बट अल्कोहल वाटर से OH नहीं निकाल पाता, फिनॉल निकाल लेता है। इसलिए फिनॉल वाटर से स्ट्रॉन्गर एसिड और अल्कोहल वाटर से वीक एसिड। ये रिएक्शन है। अच्छा, फिनॉल इतने एसिडिक नहीं है कि मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करें और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व कराएं। सुना है? डाइल्यूट H2SO4 प्लस जिंक कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या निकलती थी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। बाइकार्बोनेट HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, उससे रिएक्ट करते थे जो डाइल्यूट एसिड्स होते थे और क्या इवॉल्व कराते थे? कार्बन डाइऑक्साइड। फिनॉल इतने एसिडिक नहीं है कि कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व कराए। कार्बोक्सिलिक एसिड है। जैसे आपसे पूछे व्हाट इज द केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश फिनॉल फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड या फिनॉल फ्रॉम एसिटिक एसिड, फिनॉल फ्रॉम बेंजोइक एसिड, फिनॉल फ्रॉम एनी कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक, बेंजोइक, तो आप ये बताओगे कि फिनॉल मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से रिएक्ट नहीं करते, जबकि वो बेंजोइक एसिड, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड वो रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, व्हिच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की करके टेस्ट तो ऐसे ही बताओगे ना कि व्हेन बेंजोइक एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट्स दे गिव्स गैस व्हिच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ऐसे करके आप बता सकते हो, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस वगैरह वगैरह। तो यहां पे लिख लो फिनॉल्स डू नॉट evolve CO2 from metal carbonates, very important है, and bicarbonates, ये टेस्ट में आप लिख सकते हो, like carboxylic acids do, कार्बोक्सिलिक एसिड कर सकते हैं। तो यहां पे एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में पढ़ेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन लाइक एस्टेरिफिकेशन शोन बाय फिनॉल या रिएक्शंस ऑफ फिनॉल ड्यू टू बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ब्रोमिनेशन, है ना, और एक टेस्ट भी है वहां पे फिनॉल का। तो ये सारे रिएक्शंस देखते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।